Hello, children. Last time we had discussed the first part of the chapter, Discovering Tut. The saga continue, and today we are going to discuss its second part. And as the first part, we had discussed how the king died mysteriously in his early age, and his tomb has been discovered in 1922 by Howard Carter, who was a British archaeologist. After 80 years, he was taken from his resting place for CT scan, which offers to solve the mystery of his life and that by creating a forensic risk रिकन्स्ट्रक्शंस। तो हमें चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से जो किंग था, जो लास्ट हीयर था अपनी पावरफुल फैमिली का, उसकी बहुत कम एज में डेथ हो गई थी। तो मिस्ट्री जानने के लिए उसकी डेथ की 1922 में उसके टोम को डिस्कवर किया गया था। तो ये कहानी है कहाँ की? इजिप्ट की, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कम टू द चैप्टर। King Tut's demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family line and his funeral was a death rattle of his dynasty. तो जो किंग टुट था उसकी जो डिमाइज थी, जो मृत्यु थी, वो एक बहुत बड़ा इवेंट थी, क्योंकि अपनी रॉयल स्टैंडर्ड में उस औरों के कंपैरिजन में उसकी मृत्यु जो थी वो एक उनके लिए क्या थी? बहुत बड़ा इवेंट थी, क्योंकि उनकी जो डायनेस्टी थी उसमें वो लास्ट था जो किंग टुट था, और उसके बाद कोई भी फ़ैरो नहीं बना था। वो अपनी फैमिली का लास्ट था, अपनी फैमिली लाइन का। इसलिए जो उसकी फुनियल थी वो उसकी डायनेस्टी की लास्ट थी, इसलिए वो क्या था? सबके लिए एक बड़ा इवेंट था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन क्या था जो उसके फैक्ट्स थे उसकी डेथ के, कि किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई, वो अभी भी अनक्लियर थे। तो आगे जो राइटर है वो उसकी हिस्ट्री बताते हैं कि जो टुटनखामुन थे उसकी जो फैमिली थी वो उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे। एमेनहाटप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, वॉज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasties golden age। तो जो एमेनहाटप थर्ड थे, जो शायद टुट के फादर और ग्रैंडफादर थे, वो भी एक पावरफुल फ़ैरो थे, एक राजा थे जिन्होंने 4 डिकेड्स तक क्या किया था? राज किया था। और उस समय को वो क्या कहते थे? गोल्डन एज भी बोलते थे उस डायनेस्टी का। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। तो जो उनका बेटा था उसने क्या किया? उनको हरा के अपना वो राजगद्दी पे बैठ गया था, और वो उस समय का क्या था? सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड कहा गया है इजिप्ट का। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एथेन द सन डिस्क, चेंज हिज नेम टू आखिनतेन और सर्वेंट ऑफ द एथेन, एंड मूव टू द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखिनतेन, नोन नाउन एज अमरना। तो बताते हैं कि किस तरीके से वो क्या था? एक वर्शिपर था, किसका? एथेन का, जिसे द सन डिस्क कहा जाता है। उसने अपना नेम चेंज करके आखिनतन किया और उसे क्या कहा जाता था? सर्वेंट ऑफ द एथेन, एंड मूव टू द रिलीजियस कैपिटल। और उसने अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी उसको कन्वर्ट करके एक न्यू सिटी का नाम दिया, जिसका नाम क्या था? आखिनतन था, और जो अभी किस नाम से जाना जाता है? अमरना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temple. It must have been a horrific time, said Roy Johnson, director of the University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky। तो क्या हुआ था? उसने कुछ समय बाद क्या किया? अपनी ही कंट्री पर उसने क्या किया? अटैक करवाया, और जितने भी टेम्पल्स थे सारे के सारे क्या कर दिए? बंद करवा दिए। और वो जो समय था वो लोगों के लिए बहुत ही हॉरिफिक समय था, क्योंकि उसने क्या किया था? बहुत बुरी तरीके से लोगों पर अत्याचार किया था और अपनी ही मनमानी की थी। तो इस
परिप्रेक्ष्य में जो रॉय जॉनसन है, जब वो उस हिस्ट्री को पढ़ रहे थे तो वो बोलते हैं, जो डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैं शिकागो रिसर्च में, लक्सर में, वो कहते हैं कि ये क्या रहा होगा, जो फैमिली थी जिसने इतने सालों तक राज किया, वो लास्ट में इस तरीके का अंत हुआ उसका कि जो आखिनतन था वो क्या बन के रह गया, एक हास्यप्रद बन के रह गया, यानी कि बहुत ही बुरा समय वो रहा होगा। ये कौन कहते हैं, जो रॉय जॉनसन होते हैं। आफ्टर आखिनतन्स डेथ, अ मिस्टीरियस रूरल नेम इसमें खकारे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस। तो जो आकिंतन था उसकी डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर आया, रहस्यमय एक रूलर आया जिसका नाम इसमन खकारे था। अब वो कुछ ही समय के लिए रहा, उसके बाद उसका कोई भी पता नहीं चला। एंड देन अ वेरी यंग रूलर टुटनखातेन टुक द थ्रोन, किंग टुट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे। और उसके बाद एक यंग रूलर राजगद्दी पे बैठा जिसका नाम था टुटनखातेन। किंग टुट ही इज़ वाइडली नोन एज, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, किंग टुट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटनखामोन, लिविंग इमेज ऑफ आमोन, एंड ओवरसी अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। और जो बॉय जिसने क्या किया, जल्द ही अपना नाम चेंज कर दिया टुटनखातेन से, किस में, टुटनखामोन में, जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ आमोन। और उसके बाद उसने जो पुराने तरीके थे पूजा करने के, जितने भी ओल्ड वे थे, उनको रिस्टोर किया, जो आखेनतन ने क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। ही रीन्स फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग राज किया कितने साल तक, 9 साल तक। एंड देन डेड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद बिल्कुल बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। regardless of his fame and the speculation about his faith। और उसकी जो क्या थी, उसकी फेम और उसकी डेथ के लिए जो भी स्पेकुलेशन हो रहे थे, अनुमान लगाए जा रहे थे। टुट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, हाउ मैनी नो वन नोस। तो इजिप्ट में बहुत सारी ममियाँ थी, और कितनी थी ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनकी कोई गिनतियाँ नहीं थी। लेकिन टुट की फर्स्ट मम्मी थी जो क्या की गई थी, डिस्कवर की गई थी। The Egyptian mummy project, which began in an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting। तो जो मम्मी प्रोजेक्ट था, इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट था, जो स्टार्ट हुआ था 2003 से, तो उसमें लगभग 600 मम्मी रिकॉर्डेड की गई थी, और उसके बाद अभी भी कितनी चल रही हैं ये कोई नहीं जानता। द नेक्स्ट फेज scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographical Society and the Siemens its manufacturers। तो जो मशीन थी सिटी स्कैन की, जो नेशनल जोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी, उनके द्वारा डोनेट की गई थी, उससे इन सारी मम्मियों का क्या किया जाता था, सिटी स्कैन किया जाता था। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन इन दैट as in life, moving regally ahead to the countrymen। तो जो किंग टुट की मम्मी थी उसे कहा जाता है कि वो क्या थी, फर्स्ट मम्मी थी जिसे क्या किया गया था, स्कैन किया गया था। इन डेथ में भी उसे पहले कहा गया है और लाइफ में भी, क्योंकि जो यंग रूलर था वो बहुत कम एज में उसकी डेथ हो चुकी थी। और क्या था दूसरी चीज़, जो फर्स्ट मम्मी थी जिसे क्या किया गया था, स्कैन किया गया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट बोला गया है कि टुट किंग्स वॉज द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ। और सारी जो कंट्री मैन थे वो जानना चाहते थे उसकी लाइफ के बारे में, इसलिए उसकी टुट को क्या किया गया था, टुट की जो टोम थी उसको डिस्कवर किया गया था। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू टो, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन। तो अब जब सिटी स्कैन में उसकी मम्मी को हेड से लेके टो तक, यानी कि सर से लेके पाँव के अंगूठे तक पूरा स्कैन किया गया, तो 1700 डिजिटल एक्सरे करे गए उसके। टुट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। तो जो टुट था उसका जो हेड था उसकी अलग अलग स्लाइसेस, यानी कि 0.62 मिलीमीटर की थी जो,
उसका अलग अलग स्ट्रक्चर में क्या किया गया, स्कैन किया गया। टेक्स ऑन एनी डिटेल इन द रस्टलिंग इमेज, क्या करने के लिए, उस रस्टलिंग इमेज जो दिख रही थी स्क्रीन पर, उससे क्या जानने के लिए, क्लू जानने के लिए। यानी कि स्ट्रेंग इमेज, इधर डिटेल होता है कि स्ट्रेंज इमेज ऑफ अ टूथ हैड एज विजिबल विद द हेल्प ऑफ सिटी स्कैन, यानी कि जो स्ट्रेंज इमेज दिख रही थी। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secret that the winged goddesses of a gilded burial shrine project for so long. तो एनाटॉमी मीन्स होता है द ब्रांच ऑफ साइंस विद डील्स विद द बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन बॉडली स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो वो उन्होंने, और जो फॉरेंसिक थे, यानी कि द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अ क्राइम, जो पता लगाता है कि इन्वेस्टिगेट करता है कि जो क्राइम है उसका क्या रीज़न है, या फिर जो बॉडी है उसकी डेथ का रीज़न क्या था। तो उन लोगों ने क्या किया, जो ब्यूरियल थी, उसकी जो डेथ थी, जो बहुत हॉली प्लेस पे की गई थी, उसका क्या करना, उसकी जांच करना स्टार्ट कर दिया कि इसकी डेथ के रीज़न्स एक्चुअल में क्या थे। तो रेडियोलॉजी और फॉरेंसिक और एनाटॉमी लोगों ने, ये इन सब लोगों ने प्रोब करना स्टार्ट किया कि एक्चुअल में इसकी डेथ का जो रीज़न था वो क्या था। ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड टूथ फ्रॉम द टोम इन हिज बॉक्स। तो जिस दिन उसकी टूथ के टॉम को स्कैन किया गया था, उस दिन जो वर्कमैन थे उन्होंने उसको क्या किया, उठा के ले गए बॉक्स में। लाइक पैलबिलर्स दे क्लेम अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ अ स्ट्रेयर्स इनटू द थ्रिलिंग सैंड आउटसाइड, देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। तो बिल्कुल पैलबिलर्स की तरह। पैलबिलर्स कौन होते हैं, जो कॉफ़िन को उठाने का काम करते हैं, यानी कि जब दाह संस्कार होता है तो कॉफ़िन को कुछ लोग उठा के ले जाते हैं, वो बिल्कुल पैलबिलर्स की तरह उसको उठाकर रैंप से चले। और उस समय जो सैंड है, जो वहाँ की रेत है, वो क्या कर रही थी, हवा में बिल्कुल उड़ रही थी। और फिर उन्हें हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है उसका यूज़ किया और उसमें स्कैनर और उसकी डोम को रखा। 20 minutes later, two men emerged sprinting from an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. तो 20 मिनट के बाद कम से कम 2 आदमी ऑफिस से दौड़ते हुए आए जल्दी से, और उनके हाथ में क्या था, वाइट प्लास्टिक फैन था। द $1,000,000 स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो $1,000,000 का स्कैनर था उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जो कूलर फैन था उसमें क्या भर गई थी, सैंड। कर्स ऑफ द फेरो जोक द गार्ड नर्वसली। तो वहाँ पर एक गार्ड होता है, वो बड़े नर्वसली एक जोक करता है कि ये क्या किया है, कर्स किया है किसने, फेरो ने। जो राजा था, यानी कि जो टुट था, उसे ये महसूस हो रहा था कि मेरी टोम को उन्होंने क्या किया है, डिस्टर्ब किया है, इसलिए वो क्या कर रहा है, इनको श्राप दे रहा है। ऐसा कौन बोलता है, जो गार्ड होता है। इवेंचुअली द सबस्टिट्यूट्स फैन वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। हालांकि जो क्या थे, फैंस थे, जो नए फ़ैन आए थे, उन्होंने इनफ वर्क कर दिया था क्या करने के लिए, प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियन टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टोम। और जब देखा उन्होंने, जितने भी वर्कर्स थे वहाँ पे, टेक्नीशियन थे, कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो उन्होंने जो टूट की टोम थी उसको वर्कमैन को हैंड ओवर कर दिया। क्या करने के लिए, दोबारा से उसी जगह पर दफनाने के लिए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रिस्टेस हैड लेड हिम सो लॉन्ग। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या था, जो किंग टूट था उसको लगभग कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए उसके कॉफिन से बाहर निकाला गया था। जितनी भी उसके सिटी स्कैन हुए और बॉडी का ट्रेस किया गया, तो उसके लिए कम से कम 3 घंटे लगे थे। उसके बाद उस फेरो को, उस राजा को उसी जगह पर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया गया था शांति से, जहाँ पर कुछ साल पहले उसका दाह संस्कार किया गया था एक प्रिस्ट के द्वारा, यानी कि जो पादरी होते हैं या फिर पुजारी होते हैं जो इन सब काम को करते हैं।
तो उसको फिर से उसकी टोम को वहीं पे क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्ट्रोनोजिंग इमेज ऑफ टुट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर उस समय जब टुट की टोम को पूरी तरीके से स्कैन किया गया था तो कुछ चौंका देने वाली इमेजेस सामने आई, जो क्या थी, अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ अ पिक्सल्स। तो वो जो स्क्रीन थी उस पर ग्रे कलर का हेड दिख रहा था जो बहुत सारे पिक्सल्स से मिलकर बना था। एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टाइटल इन एवरी डायरेक्शन। तो जो टेक्नीशियन था उसने उसे हर एक डायरेक्शन में घुमा के देखा। नेक वर्टेब्रेयर appeared as clearly as in an anatomy class। तो जो नेक था वो भी एनाटॉमी क्लास में जिस तरीके से दिखता है साफ साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा था। अदर इमेज रिवील अ हैंड, सेवरल व्यू ऑफ रिब केज एंड अ फ्रंट सेक्शन ऑफ द स्कुल। और जो अदर इमेज थी उसमें रिब केजेस दिख रही थी और सेवरल व्यू दिख रहे थे अदर अदर पार्ट्स के बॉडी के जितने भी स्कैन किए गए थे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। लेकिन अब क्या था, जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवाज स्माइल विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। तो जाही आवाज़ बोलते हैं कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो काम था, जो प्रोसेसर था, जो भी उन्हें करना था वो कंप्लीट हो चुका था। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। तो बोलते हैं कि लास्ट नाइट में सोया नहीं था, बहुत ज़्यादा वरीड था, मे बी हो सकता है इसीलिए क्या हो, मुझे इतना स्ट्रेस लग रहा हो, अब जो है मेरा काम क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड। तो उसी समय हमने क्या किया, ट्रेलर को नीचे रखा, जो ट्रेलर मशीन थी, और हम उससे नीचे उतरे। तो जो स्टेयर्स थी वहाँ पर जो अभी तक सैंडी ग्राउंड था, यानी कि बहुत धूल हो गई थी वहाँ पर, अब जो विंड थी जो पहले चल रही थी वो क्या हो गई, कुछ समय के लिए स्टॉप हो गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक दैट इटसेल्फ इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड। तो जो विंटर का समय था और उस समय वहाँ पर जो हवा चल रही थी वो खुद में इस तरीके से महसूस हो रही थी कि वो भी अपने आप में क्या हो चुकी है, मर चुकी है। किस जगह पर, जो क्या कहा जाता है जिस जगह को, वैली ऑफ डिपार्टेड, यानी कि ऐसी वैली जहाँ पर क्या की जाती है, विदाई दी जाती है। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टुटस्टोम द ओरियन कॉन्स्टिलेशंस सोन इन द नाइट स्काई वॉचिंग ओवर द बॉय। तो क्या था, ठीक टूट की टोम को जहाँ पर बरीड किया गया था ठीक उसके ऊपर कॉन्स्टिलेशंस था, एक स्टार्स का समूह था। ओरियन यानी कि ऑरसेस इनके जो गॉड होते हैं, डेथ ऑफ आफ्टर लाइफ बोलते हैं जिनको, यानी कि मृत्यु के बाद के जो देवता होते हैं, ऐसा लग रहा था वो टुट टोम को ऊपर से देख रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, पूरी नज़र उन पर रखे हुए हैं। That was the whole summary of the chapter, and I hope you understood it. Thank you.